वेलकम है सभी का मैं इस नए वीडियो में। ये हमारा जो दिसंबर का करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा था उसका ये सेकंड वीडियो रहने वाला और इसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना वो कवर करेंगे। और इससे पहले हम लोग ने पॉलिटी का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था वो दिसंबर मंथ का वो हमने कवर किया था। तो वो वीडियो आप लोग प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाता है, 1.5 to 2 आवर्स का वीडियो बन जाता है क्योंकि हर एक पॉइंट जो है यहाँ पे डिस्कशन होता है। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो 2x करके ना 2x के स्पीड से फटाफट उसको देख के कवर कर सकते हैं। और इसमें जो भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं ना और जो भी हम लोग का इसमें कंटेंट रहता है वो आपका यूपीएससी हो जाए, कोई भी स्टेट पीसीएस हो ना, उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर आंसर मेंस आंसर का अगर बात किया जाए तो उसमें जो भी हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं वो उसमें भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत लंबा इंट्रो हो चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का पहला टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक क्या है हम लोग का? तो पहला टॉपिक हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, राइजिंग ग्लोबल न्यूक्लियर रिस्क एंड इंडियाज अप्रोच टू डिसआर्मामेंट। ठीक है, अभी हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली ना यूएस प्रेसिडेंट जो है वो अनाउंस किए हैं कि जो हम लोग का न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग है उसका रिजम्पशन किया जाए। और एक मूव भी इसमें स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जिसके कारण जो हम लोग का यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्टिंग का जो रिजम्पशन किया गया इसके कारण जो भी हम लोग का नॉन प्रोलिफरेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। एंड डिसआर्मामेंट एफर्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है ओवर डिकेट्स। क्लियर? अब इसमें क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण हम लोग का न्यूक्लियर रिस्क जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो हम लोग देख लेते हैं फैक्टर्स। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि फैक्टर्स क्या है। तो सबसे पहला फैक्टर तो हम लोग का आ जाता है कि जो ट्रीटी ब्रेकडाउन है ना, ये तो आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, दैट ट्रीटी ब्रेकडाउन। क्लियर? अब इस ट्रीटी ब्रेकडाउन में क्या होता है हम लोग का, तो कोई भी हम लोग का आर्म्स कंट्रोल है, ठीक है, आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट जो है वो अगर कोलैप्स हो जाता है, इसी कारण हम लोग का जो कम्युनिकेशन है वो वीक हो जाता है और जो आर्म्स का लिमिट्स है वो सब भी वीक हो जाता है, इसके कारण जो हम लोग का रिस्क है ना वो एस्केलेट होता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर बोला है तो जो आईएनएफ ट्रीटी है जो कि यूएस और रशिया के बीच में साइन किया गया था वो गिर चुका है, ख़त्म हो चुका है, और यूएस जो है वो ईरान न्यूक्लियर डील से भी विदड्रॉ कर लिया है। क्लियर? तो यहाँ पे ट्रीटी का ब्रेकडाउन हो रहा है। फिर सेकेंड नंबर पॉइंट में आप ये मेंशन कर सकते हैं, दैट डॉक्ट्रिनल एम्बिग्विटी। क्लियर? क्या? डॉक्ट्रिनल एम्बिग्विटी। नाउ व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिनल एम्बिग्विटी? एम्बिग्विटी एंड दीज टर्म्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर मेंस पर्सपेक्टिव। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहला तो जो क्लैरिटी है ना हम लोग का ऑन न्यूक्लियर रिस्पॉन्स वो बहुत ज़्यादा लैक करता है। और जो थ्रेशोल्ड है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, जिसके कारण हम लोग का जो रिस्क है वो हम लोग सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर देखा है तो जो साइबर अटैक हुआ था और न्यूक्लियर कमांड सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और रिटेलिएशन के फॉर्म में भी ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पॉइंट में आप ये बोल सकते हैं कि जो अलार्म रिस्क है वो बहुत ज़्यादा फॉल्स हो रहा है। तो फॉल्स अलार्म रिस्क। अब इसमें क्या होता है हम लोग का, तो जैसे हम लोग का 1983 में जो सोवियत का फॉल्स अलार्म इंसिडेंट हुआ था ना, ये आप गूगल कर लेना, बहुत ही मैंने इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था ये। इसमें क्या होता है, जैसे जो अर्ली वार्निंग एरर्स है उसके कारण जो एक्सीडेंटल कन्फ्लिक्ट है वो ट्रिगर हो जाता है अनलेस चेक्ड बाय द ह्यूमंस। क्लियर? फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर पॉइंट में, दैट जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस है वो भी यहाँ पे एक फैक्टर प्ले करता है इन दी न्यूक्लियर रिस्क, ग्लोबल न्यूक्लियर रिस्क जो राइज हो रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर लो, जियो पॉलिटिकल। क्लियर? जियो पॉलिटिकल। ठीक है, जियो पॉलिटिकल टेंशंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो भी हम लोग का जो स्टेट्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट राइज हो रहा है टुवर्ड न्यूक्लियर सिक्योरिटाइजेशन और रेडीनेस ना, जिसके कारण हम लोग का जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोला है तो सिपरी का ईयरबुक 2024 में ना ये बोला गया उसमें कि जो ऑपरेशनल वॉरहेड्स है वो हर साल जो है इंक्रीज़ हो रहा है हर एक स्टेट में या कंट्री में। क्लियर? फिर यहाँ पे फिफ्थ नंबर पॉइंट आप वेरी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, दैट सॉरी फास्टर डिलीवरी सिस्टम। फास्टर डिलीवरी सिस्टम। नाउ व्हाट इज दिस फास्टर डिलीवरी सिस्टम मीन्स, तो यहाँ पे हम लोग का जो न्यू मिसाइल टेक जो है ना वो इतना ज़्यादा कंप्रेस हो चुका है और जो डिसीजन टाइम है उसका, जिसके कारण मिस आइडेंटिफिकेशन डेंजर जो है वो भी राइज हो जाता है, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट कम टाइम में ना ये बहुत ही मैंने हाई कैलकुलेशंस होता है मिसाइल सिस्टम में या मिसाइल टेक में, जिसके कारण जो मिस आइडेंटिफिकेशन डेंजर्स है वो बढ़ गया है।
फॉर एग्जांपल अगर बोला है तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है ना, जिसका जो रिएक्शन टाइम है इतना कम कर दिया गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक रिस्क पे जो है ना, रैपिड एस्केलेशन रिस्क यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स था जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे रिगार्डिंग दी राइजिंग ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर रिस्क। ठीक है। अच्छा, अब कुछ इनिशिएटिव्स है रिलेटेड टू दी ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन ट्रीटीज़ ना, तो वो इनिशिएटिव्स एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये मेंशन कर लेते हैं ऐसे इनिशिएटिव्स। ठीक है, इनिशिएटिव्स, व्हाट इज दिस इनिशिएटिव्स। तो सबसे पहला तो आप बोल सकते हो जो सबसे पहला ट्रीटी जो है ना हम लोग का हुआ था 1970 में, जिसको एनपीटी बोला जाता है। अभी एनपीटी क्या है, तो ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। क्लियर। तो सबसे पहला हम लोग का ट्रीटी क्या था, एनपीटी 1970। क्लियर। इसमें क्या हुआ था ना, जो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जितना भी न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड है उसको रोका गया था, और जो डिसआर्मामेंट है उसको प्रमोट किया गया था यहाँ पे। क्लियर। फिर सेकेंड में आप बोल सकते हो कि एक हम लोग आया था सी टी बी टी। ये हम लोग का 1996 में देखने को मिला था ये ट्रीटी। सी फुल फॉर्म क्या है इसका, तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसमें क्या होता है, जितना भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट होता था उसको प्रोहिबिट किया गया था, लेकिन इसमें जो रेटिफिकेशन ऑफ की कंट्रीज़ है ना उसको यहाँ पे अवेट कराया गया था। ठीक है। तो हम लोग का एक आता है थर्ड में, ये मिस हो गया था, ये आपको सेकेंड में लिखना था। हम लोग का हुआ था 1978 में। अब ये है क्या यहाँ पे, तो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, जिसके कारण एक बहुत ही नेगोशिएटिंग आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट जो है ना यहाँ पे साइन किया गया था, और जो डिसआर्मामेंट है ना उसको यहाँ पे प्रमोट कराया गया था। ठीक है, ये सब हम लोग का इंपॉर्टेंट होगा। अब अभी का सबसे रिसेंटली कौन सा है, तो पैक्ट फॉर द फ्यूचर। कौन सा, पैक्ट फॉर द फ्यूचर। व्हाट इज दिस पैक्ट फॉर द फ्यूचर। ये हम लोग का कब हुआ था, तो 2024 में साइन हुआ था ये ट्रीटी। इसमें क्या होता है, जो भी हम लोग का रियल फॉर्म्स है, ठीक है, ऑफ द टोटल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, उसको यहाँ पे रियल फॉर्म बोलना है, उसको रीअफॉर्म किया गया था यहाँ पे। ठीक है, जितना भी हम लोग का न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हम लोग का टोटल अब तक हो चुका है। तो ये हम लोग कुछ इनिशिएटिव्स था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट हम लोग का यहाँ पे जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, तब से हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, क्या, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट, व्हाट इज दिस न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ठीक है, तो इसमें इसका मेन एम क्या है, जो भी हम लोग का न्यूक्लियर वेपन्स जो ग्लोबली बढ़ रहा है ना उसको रिड्यूस करने का इसका मेन एम है, थ्रू यूनिलैटरल डिसीजंस और जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है ना उसके थ्रू जो है जो न्यूक्लियर वेपन्स जो ग्लोबली राइज हो रहा है उसको कम करने का यहाँ पे ये इसका मेन एम है। ठीक है, विद द गोल ऑफ अ न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, अब इसमें न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में भी कुछ कुछ इश्यूज देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रीटी में बहुत ही सारे लूप होल्स है। फॉर एग्जांपल जो एनपीटी जो है ना उसमें हम लोग का स्ट्रिक्ट टाइमलाइन लैक करता है। ठीक है, फॉर आर्सेनल रिडक्शन। फिर हम लोग का जैसे अगर बोला जाए तो जो एग्रीमेंट्स है उससे बहुत सारा कंट्रीज है वो एग्जिट कर रहा है। ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया जो है एनपीटी एग्जिट कर चुका है। फिर हम लोग का जो स्टेट आउटसाइड द फ्रेमवर्क है, डी फैक्टो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हो गया। फॉर एग्जांपल हम लोग का जैसे इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, ये अभी भी एनपीटी ऑब्लिगेशन से बाहर ही अभी है। ठीक है, तो हम लोग का न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में यहाँ पे हो गया। फिर अगर हम लोग यहाँ पे और देखें तो इंडिया का जो है ना यहाँ पे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे मेंशन कीजिए दैट इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। व्हाट इज दिस इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो यहाँ पे ना हम लोग का सबसे पहले तो मैसिव रिटेलिएशन देखने को मिल रहा है। फिर इंडिया का है यहाँ पे बोलता है कि नो फर्स्ट यूज़, इंडिया कभी भी जो है स्टार्ट नहीं करेगा कोई भी न्यूक्लियर अटैक, बट अगर इंडिया पे कभी कुछ ऐसा न्यूक्लियर अटैक होता है देन ऑब्वियस सा बात है इंडिया है उसको रिटेलिएट ज़रूर करेगा। ठीक है, फिर नॉन प्रोलिफरेशन कमिटमेंट भी यहाँ पे इंडिया देता है। फिर जो हम लोग का न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड है उसको भी सपोर्ट करता है यहाँ पे इंडिया। तो ये सब हम लोग कुछ इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन क्या होता है, एक प्रिंसिपल या एजेंडा जो कोई भी स्टेट या कोई एक्सेप्ट करता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हो गया बस। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार के लिए आप ये सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग क्या आता है, तो G2। ये अब G2 क्या है, बहुत ही छोटा है बट इसका जो है ना बहुत ही डेप्थ इसको हम लोग को समझना पड़ेगा G2 एक्चुअल में होता क्या है। तो G2 हम लोग को बोला जाता है ना, ये होता है ग्रुप ऑफ टू। व्हाट इज दिस G2, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रुप ऑफ टू।
ठीक है। अभी ग्रुप ऑफ टू एक्चुअल में आ गया, तो G2 कंसेप्ट जो है फर्स्ट प्रपोज किया गया था 2005 में। कब प्रपोज किया गया था इसको? 2005 में। और ये कौन प्रपोज किया था? बाई इकोनॉमिस्ट, और उस इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है? तो सी फ्रेड बर्गस्टेन। ठीक है, ये प्रपोज किए थे ये G2। अब G2 एक्चुअल में है क्या? तो इसको जो जो टर्म है ना G2, मतलब यहाँ पे टू ग्रेट ग्रुप्स जो है या टू ग्रेट पावर्स जो है ना, वो यहाँ पे एक साथ आया, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस और चाइना। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला था चाइना का ग्रेट पावर स्टेटस को, और वो प्रमोट कर रहा था किसका? यूएस का जो आइडिया है ना उसको प्रमोट कर रहा था। तो जॉइंटली यूएस और चाइना को G2 बोला जाता है, ताकि कोई भी अगर मेजर ग्लोबल इश्यूज होता है ना, तो वो ये इन दोनों जो ये जो कंट्रीज़ है ना, ये उसको मिलके देखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कभी अगर देखने को मिला, या ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होगा, तो ये G2 ग्रुप जो है उसमें ऑटोमेटिकली जो उसमें इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, इसके कारण जो हम लोग का वर्ल्ड है ना, उसको टू स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है यूजिंग दिस G2। ठीक है, अभी G2 एक्चुअल में न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली हम लोग का एक एपेक्स समिट हुआ था, कहाँ पे? बुसान में, साउथ कोरिया में। जहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट जो है वो डिस्क्राइब किए थे अपने मीटिंग में कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ मिलके दैट G2 का जो है एंगेजमेंट, वो हम लोग का यूएस चाइना डुओपोली जो है इन ग्लोबल अफेयर्स में जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा G2 को। क्लियर? और इस मीटिंग में एक्चुअल में हुआ क्या था? बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो बैकग्राउंड, तो इसका बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें ना, तो बैकग्राउंड इसका सबसे पहले तो G2 का, तो जो मीटिंग है ना वो हम लोग का G2 नहीं, ये जो हम लोग का एक्चुअल में न्यूज़ में क्यों था ना, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो जो मीटिंग है ये हम लोग का बैकड्रॉप पे हुआ था, जिसमें कि हम लोग का ट्रेड वॉर्स जो है उसका जो इशू है वो एस्केलेट किया गया था बिटवीन यूएस एंड चाइना। ठीक है, तो ट्रेड वॉर, ठीक है, ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो टेम्पररी ट्रेड ट्रूस देखने को मिल रहा है, इसका जो मेन रिजल्ट था ना, हम लोग का टेम्पररी ट्रेड ट्रूस देखने को मिला था यहाँ पे, जिसमें हम लोग का जो यूएस टैरिफ्स ऑन चाइना है ना वो बहुत ही ज़्यादा लो हो गया था। और जो कि हम लोग का जो रेयर अर्थ मेटल जो है ना, वो फ्रॉम चाइना टू यूएस जो है उसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग का जो G2 का जो डुओपोली है उसका इम्प्लीकेशन अगर देखें, ठीक है, G2 डुओपोली इम्प्लीकेशन। ठीक है, इम्प्लीकेशन। अब इसमें क्या होता है हम लोग का G2 डुओपोली इम्प्लीकेशन में? तो हम लोग का जो इकोनॉमिक लेवरेज फॉर चाइना है, जैसे कि हम लोग का चाइना का जो वेपनाइजेशन ऑफ अर्थ रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स है ना, वो यहाँ पे देखने को मिलता है हम लोग का, जिसके कारण हम लोग का जो फ्यूचर बार्गेनिंग एडवांटेज है वो यहाँ पे री होगा। ठीक है, फिर हम लोग का आ जाता है जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप है, वो स्ट्रेन हो रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर देखा है तो जो G2 का कंसेप्ट है ना, वो हम लोग का पूरा अनसर्टेनिटी है अबाउट द फ्यूचर ऑफ द इंडिया यूएस पार्टनरशिप इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, जो हम लोग का क्वाड समिट था उसका भी पोस्टपोनमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग चाइना के कारण यहाँ पे जो हम लोग का जो क्वाड समिट था ना वो भी पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, फिर हम लोग का यहाँ पे और एक आप यहाँ पे बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए। जो हम लोग का सिक्योरिटी गारंटीज है ना वो इरोड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो यूएस अलाइज जो है ना वो हम लोग का फियर मैंने यहाँ पे डर पे है दैट G2 सेटअप could reduce the US military presence in East Asia and weakening security commitments, जैसे कि हम लोग का ताइवान वगैरह ये सब में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग का जो G2 का डुओपोली था वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। फिर हम लोग का जो G2 का फॉर्मेशन हुआ था उसमें क्या क्या ऐसा की फैक्टर्स था जो कि एज ए डिटर्मिनेंट प्ले किया था फॉर लिमिटिंग द G2 फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो चाइना क्या कर रहा है ना, वो हम लोग का जो कंसेप्ट है इस G2 फॉर्मेशन का उसको रिजेक्ट कर रहा है। चाइना हिस्टोरिकली अगर देखा जाए ना तो वो हमेशा G2 का फ्रेमिंग को वो रेजिस्ट कर रहा था, स्टार्टिंग से ही है चाइना जो है इसके अगेंस्ट था। जिसके कारण हम लोग का जो और वो चाइना क्या सपोर्ट कर रहा था? मल्टीलैटरलिज्म, जिससे कि हम लोग का जो यूएन के थ्रू में या ब्रिक्स के थ्रू। क्लियर? और इसके कारण क्या होगा, जो हम लोग का जूनियर पार्टनर्स ऑफ द यूएस है ना वो यहाँ से मैंने उनको यहाँ से हटना पड़ेगा। ठीक है, ब्रिक्स वगैरह में से। तो ये हम लोग का हो गया। फिर अगर हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखें कि हम लोग का यहाँ पे G2 के फॉर्मेशन या G2 फॉर्मेशन में इंडिया का क्या यहाँ पे रोल रहने वाला है, या क्या उस फ़ायदा या क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहला तो जो कोलैबोरेशन है इंडिया का, यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए दैट
वे अहेड फॉर इंडिया। ठीक है, इसमें क्या हम लोग का, तो डाइवर्सिफाई होता है हम लोग का जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स है ना, वो डाइवर्सिफाई हो रहा है, इसके कारण हम लोग का जो वल्नरेबिलिटीज़ है वो मिनिमाइज हो रहा है, और जो स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस है वो ब्रॉडन हो रहा है बाई फाइनलाइजिंग मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग का ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियंस के साथ जो है इंडिया का, यहाँ पे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो यहाँ पे फाइनलाइज हो रहा है। फिर हम लोग का और बोला जाए तो जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो प्रिजर्व हो रहा है बाई अवॉइडिंग द डिपेंडेंस ऑन सबऑर्डिनेट अलाइनमेंट विथ एनी सिंगल पावर। फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेशन इन ब्रिक्स हो गया, क्वाड्स हो गया, ये सब। ठीक है, और जो हम लोग का ये कोलैबोरेशंस है वो भी बहुत ज़्यादा डीप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम लोग का लाइक माइंडेड रीजनल या जो स्टेट्स है ना, या जो कंट्रीज़ है और जो ग्लोबल पार्टनर्स है वो हम लोग का नेशनल इंटरेस्ट ले रहा है। फॉर एग्जांपल जो आशियान देखने को मिलता है ना, यहाँ पे इंडिया को भी इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है। क्लियर, तो ये हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट G2 के बारे में जो था वो हम लोग यहाँ पे देख लिया, और ऐसा इससे कुछ है ऐसा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या आ जा रहा है, पता नहीं इसमें दो दो गैप कैसे आ जा रहा है। ठीक है, चलिए उसका देखिए, यहाँ पे G20 समिट जो है ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। तो ये हम लोग का एक्चुअल में जो मेंबर्स ऑफ, सबसे पहले तो G20 मेंबर्स कौन कौन है, ये आई गेस आप लोग को सबसे पहले जो है ना G7 था। ठीक है, G7 में कौन कौन थे, तो कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन यहाँ पे आप लिख ही लीजिए। कनाडा, ठीक है, फिर फ्रांस, क्लियर, फिर इटली, फिर आपका आ जाता है जापान, क्लियर, फिर आता है हम लोग का यूएस, फिर आएगा यूके, फिर आएगा हम लोग का जर्मनी। क्लियर, और जब G7 से G8 हुआ था तो इसमें क्या ऐड हुआ था, ये 7 कंट्रीज तो था ही, और इसमें फिर रशिया ऐड हो गया था, रशिया। क्लियर, अच्छा, और जब G8 से सीधा जब G20 हुआ था, ठीक है, तो G20 में कौन कौन सा कंट्रीज ऐड हुआ था, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, AU, अर्जेंटीना, शॉर्ट में लिख रहा है, ठीक है, फिर हम लोग का ब्राज़ील, नहीं, और एक था हम लोग का ये से क्या नाम है इसका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, फिर हम लोग का आया था ब्राज़ील, ऐड हुआ था इसमें G20 में, फिर हम लोग का चाइना ऐड हुआ था। क्लियर, फिर इंडिया ज्वाइन किया था G20, फिर हम लोग का और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। क्लियर, फिर हम लोग का मेक्सिको, मेक्सिको, फिर सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका समझ लीजिए, फिर सऊदी अरेबिया लिख लीजिए, ये सऊदी अरेबिया, ठीक है, फिर हम लोग का साउथ कोरिया। क्लियर, और एक था हम लोग का क्या, टर्की। ये सब टोटल मिलकर हम लोग का G20 बनाया था यहाँ पे। क्लियर, अच्छा, अब ये न्यूज़ में एक्चुअल में था क्यों G20 समिट, तो 2025 में क्योंकि G20 समिट हुआ था यहाँ पे, जो कि हम लोग कहाँ हुआ था, ये तो जॉन्सबर्ग में। कहाँ हुआ था, जोहानस जोहानसबर्ग, ठीक है, और ये है कहाँ, साउथ अफ्रीका में। क्लियर, और इसका थीम क्या था, इंपॉर्टेंट है, थीम भी पूछा जाता है कभी कभी। थीम अगर देखिए यहाँ पे लिख लीजिए थीम, तो सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी, ठीक है, एंड सस्टेनेबिलिटी। क्लियर, ये इसका थीम था, और इसमें फर्स्ट एवर G20 समिट है जो कि अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, इसके G20 के बारे में अगर देखा है 2025 में G20 हुआ, तो पहला समिट था जो कि अफ्रीका में हुआ था, और जो साउथ अफ्रीका का जो G20 प्रेसिडेंसी है ना, उसको कौन गाइड किया था, तो अफ्रीकन फिलोसफी ऑफ यूबुंटू। क्लियर, ये जो है ये इस फिलोसफी पे पूरा इसको गाइड किया गया था G20 को। क्लियर, अच्छा, अब इस G20 समिट में क्या क्या ऐसा क्या बोलते हैं आउटकम्स था। ठीक है, आउटकम्स, आउटकम्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो G20 का आउटकम क्या था यहाँ पे, तो जो हम लोग का ग्लोबल रेजिलियंस ऑन डेवलपमेंट है इसमें देखने को मिला था। जैसे कि हम लोग का जो क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल कवरेज था ना ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो कि UN अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव बाय 2027 जो है वो यहाँ पे प्लेज लिया गया था इसके लिए।
तो हम लोग का जो AI फॉर अफ्रीका इनिशिएटिव है, क्लियर, वो लॉन्च किया गया था यहाँ पे, जिसके कारण जो हम लोग कंप्यूटिंग पावर और टैलेंट अक्रॉस अफ्रीकन कंट्रीज़ है वो इंक्रीज़ हो सके या एक्सपैंड हो सके, क्लियर। फिर G20 का क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क है वो भी यहाँ पे देखने को मिला था, जो जिसमें कि हम लोग का एक वॉलेंट्री और नॉन बाइंडिंग ब्लू प्रिंट था, जो कि फोकस करता है ऑन सिक्योरिंग सस्टेनेबल वैल्यू चेन इन्वेस्टमेंट इन मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड स्ट्रेंथन गवर्नेंस फॉर सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर और इसमें अगर आप बोले तो डेप्थ का जो है सस्टेनेबिलिटी भी यहाँ पे डिस्कस किया गया था और इसका आउटकम था ये। और इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन ये भी प्रपोज किया गया है, जिसमें जो है स्ट्रक्चरल इशू है उसको एग्जामिन किया जाएगा दैट ड्राइव अप बोरोइंग कॉस्ट फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज। क्लियर। अच्छा, उसके बाद फिर यूथ एंड जेंडर टारगेट जो है, जो कि हम लोग का नेल्सन मंडेला जो बी टारगेट है टू रिड्यूस द रेट ऑफ यूथ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, इसको अडॉप्ट किया गया था। और एडुकेशन फॉर ट्रेनिंग जो नीट NEET है ना, वो यहाँ पे हम लोग का नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एडुकेशन ट्रेनिंग नीट, वो यहाँ पे 5% तक इसको लेके जाया जाएगा, ठीक है, मैंने रिड्यूस किया जाएगा बाई 2030। ठीक है, तो ये सब इसका कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स था ऑफ द G20 समिट। अच्छा, अब जो G20 हम लोग यहाँ पे देखें ना, और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हमको अभी याद आ रहा है, इसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें टोटल हम लोग का 19 कंट्रीज़ रहता है, प्लस यूरोपियन यूनियन, क्लियर, और अफ्रीकन यूनियन, ये ये सब मिल के टोटल हम लोग का G20 बनता है। और ये कब फाउंड हुआ था G20, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 19, ये नहीं बताए थे, 1999 में फाउंड हुआ था ये, ठीक, आफ्टर दी एशियाज या एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। क्लियर। अच्छा, और इसमें है टोटल आउटकम अगर बोला जाए ना G20 का, तो ऑलमोस्ट आपका ये 80% ऑफ दी ग्लोबल GDP को ये ग्लोबल GDP रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका 75% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट और 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन हम लोग का इस G20 में है, क्लियर। अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर देखा है तो G20 हम लोग का एक, मैंने इसमें कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट इसका नहीं है, क्लियर। ये हर साल जो है ना ये चेंज होता है और अलग अलग कंट्रीज़ में ये अलग अलग जगह पे ये इसका सेक्रेटेरिएट देखने को मिलता है। और जो वर्क है इसका, ये दो पैरेलल स्ट्रीम्स में कंडक्ट होता है, एक होता है हम लोग का फाइनेंस ट्रैक होता है, जिसमें हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर्स रहते हैं, क्लियर, और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स है वो लोग इसमें रहते हैं। और एक शर्पा ट्रैक होता है, जिसमें हम लोग का जो शर्पा जो है वो हेड करता है इसको, हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीडर, क्लियर। तो ये हम लोग का G20 के बारे में यहाँ पे ये हो गया। ओके, इसमें अगर और हम लोग देखें तो और इम्पोर्टेंट आपको, हाँ, ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि G20 का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ G20। ठीक है, सिग्निफिकेंस अगर देखा है तो मल्टीलैटरल रिफॉर्म ड्राइवर है ये। इसमें क्या होता है ना, जो कि हम लोग का एक कलेक्टिव वॉइस ये रेज करता है, ठीक, पावरफुल कलेक्टिव वॉइस रेज करता है, इसी कारण कोई भी एजेंडा है उसको अगर रिफॉर्म लाना है ना उसमें, तो उसको एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में ये अपने आप ये ले जाता है उस इशू को, ठीक है, जिसमें हम लोग का IMF भी रहता है, वर्ल्ड बैंक, WTO सब उसमें रहता है, ठीक है। इसका मेन एम क्या है, टू इंश्योर दैट जो भी हम लोग का चैलेंजेस है ना उसको क्लियर अप करके ना उसको सही से फिट किया जा सके अकॉर्डिंग टू द 21st सेंचुरी, और एक मल्टीपोलर रियलिटी भी क्रिएट करता है, क्लियर। ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया। और अगर बोला जाए तो जो इफेक्टिवनेस रिलेटेड टू ग्लोबल साउथ इन G20 समिट है ना, वो भी यहाँ पे ये हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स, जो 4 ईयर कंटिन्यूम है ऑफ ग्लोबल साउथ प्रेसिडेंसीज, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका हो गया ना, इसको सक्सेसफुली क्या कर रहा है, ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसमें ये जो है कोई भी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ है उसको आर्टिकुलेट करता है। जैसे हम लोग का डेप्थ का सस्टेनेबिलिटी हो गया, फिर एक फेयरर इंटरनेशनल ऑर्डर हो गया जो कि ग्लोबल स्टेज पे रहता है उसको बिल्ड करता है ये, ठीक है। और अफ्रीका जो है एज अ सेंटर यहाँ पे इसको देखा जाता है। G20 का जो स्टेबिलिटी जो है ना वो अचीव कैसे होता है, तो बाय अ कंसेंसस डिक्लेरेशन, क्लियर, जिसमें हम लोग का जितना ही मेजर जियो पॉलिटिकल रिफ्ट्स है वो डिमॉन्स्ट्रेट कराया जाता है यहाँ पे, और ऑपरेशनल रेजिलियंस एंड ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्लोबल साउथ भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया G20 समिट के बारे में 2025, ठीक है। तो ये कब फॉर्म हुआ था, 1999 में ये हो चुका था। इस बार का 2025 का G20 समिट कहाँ देखने को मिला, जॉन्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका में है, क्लियर। और इसका थीम क्या था, सॉलिडारिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी।
क्लियर। तो ये हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का यहाँ पे क्या आ जा रहा है। तो कहाँ गया ये, इंडिया यूएस डिफेंस टाइज। ठीक है। अब ये सबसे पहला तो न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली जो है ना इंडिया और यूएस जो है एक 10 ईयर्स का फ्रेमवर्क पैक्ट साइन किया है फॉर डिफेंस पार्टनरशिप। कौन कौन, इंडिया और यूएस। ठीक है, कितना, 10 ईयर्स का, 10 ईयर्स का डिफेंस पैक्ट एक तो यहाँ पे एक साइन हुआ है, फ्रेमवर्क पैक्ट फॉर डिफेंस पार्टनरशिप। और इसमें जो है ना ये एग्रीमेंट है वो एक फॉलोअप पे भी रहेगा टू अ सिमिलर 10 ईयर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो कि हम लोग 2005 से 15 तक में साइन किया गया था, इससे पहले भी। क्लियर। और इसमें जो यूएस है वो भी इसको अप्रूव कर चुका है, दैट द सेल ऑफ जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम हो गया। क्लियर। एक्स कैलिबर गाइडेड आर्टिलरी म्यूनिशंस है, और जो एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स टू इंडिया। ठीक है। तो ये दो के बारे में जो यूएस है वो अप्रूव कर दिया है। अच्छा। अब जब यहाँ पे इंडिया यूएस का बात चल ही रहा है तो हम लोग जो इंडिया यूएस का डिफेंस टाइज है ना वो एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया यूएस का डिफेंस कोऑपरेशन जो है, ऐसे लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे, इंडिया यूएस डिफेंस टाइज। क्लियर। अभी यहाँ पे क्या है इंडिया यूएस डिफेंस टाइज में, तो सबसे पहले तो इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन है वो स्टार्ट कब हुआ था, ड्यूरिंग द 1962 सीनो इंडियन वॉर। क्लियर। कब स्टार्ट हुआ था ये, तो 1962 का सीनो इंडियन वॉर। क्लियर। व्हेन द यूएस सप्लाइड इंडिया विद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वेपन्स एंड ट्रेनिंग। कब, 1962 से ये हम लोग का चल रहा है इंडिया यूएस का। फिर अगर डायलॉग मैकेनिज्म देखा है तो एपेक्स डायलॉग है यहाँ पे जो कि 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग है। ठीक है। इसको कौन चेयर करता है, तो बाय दी ये जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। और यूएस का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है वो इसको चेयर करता है। ठीक है, एपेक्स डायलॉग को। फिर हम लोग का जो डिफेंस पॉलिसी ग्रुप्स हो गया डीपीजीज, मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप हो गया एमसीजी, डिफेंस जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हो गया डीजेडब्ल्यूजी, ये सब जो है उसको ये एक डायलॉग मैकेनिज्म है इंडिया यूएस डिफेंस में। क्लियर। अच्छा। उसका डिफेंस ट्रेड जो है अगर इसके बारे में देखा जाए, डिफेंस ट्रेड। ठीक है, डिफेंस ट्रेड क्या हो गया यहाँ पे, तो सबसे पहला तो जो स्टेटस अगर देखें हम लोग, स्टेटस स्टेटस में क्या है, तो 2016 में जो 2016 में इंडिया यूएस जो है ना वो इंडिया को डेजिग्नेट किया था एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर। कब, 2016 में। ठीक। उसके बाद ट्रेड फैसिलिटेशन अगर देखा है तो इंडिया का स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन STA1 जो है स्टेटस है ना 2018 का, वो फास्टर वे में इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, और लाइसेंस फ्री एक्सेस है टू अ वाइड रेंज ऑफ यूएस मिलिट्री एंड डुअल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज पे। क्लियर। फिर मेजर डिफेंस एक्विजिशन अगर देखा है तो इंडिया जो है यूएस ओरिजिन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि P-81 हो गया, फिर C-17 अपाची जो हो गया हेलीकॉप्टर है एक, फिर MH-60R, M777, ये सब जो है उसको ऑपरेट करता है। ठीक है, जो कि हम लोग का यूएस ओरिजिन प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो डिफेंस ट्रेड में हम लोग का इंडिया यूएस का ये हो गया। और इसमें आपका हाँ, कुछ फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स भी साइन हो रखा है, फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स। ठीक है, फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स बिटवीन यूएस एंड इंडिया एंड यूएस। क्या क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ये आप लोग मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, कॉम कासा, या कॉम कासा। और ये कॉम कासा कब साइन हुआ था, 2018 में साइन हुआ था। व्हाट इज़ दिस कॉम कासा, तो कॉम कासा का फुल फॉर्म अगर देखा तो कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट इसको बुलाया जाता है। ठीक है। और इसके थ्रू क्या होता है ना, ये सेल एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डेटा एंड इक्विपमेंट यहाँ पे ये अलाउ करता है विद द हेल्प ऑफ कॉम कासा। क्लियर। फिर अगर सेकेंड नंबर में बोले तो जी सोमिया। क्लियर। ये कब साइन हुआ था, तो 2002 में साइन हुआ था। अब ये जी सोमिया क्या है, तो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री, ठीक है, इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। इसके थ्रू ये साइन करने के बाद क्या हो रहा है ना, कोई भी हम लोग का अगर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है ना वो शेयर किया जाता है बिटवीन द यूएस गवर्नमेंट एंड एंड फर्म्स विद द इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ठीक है। फिर उसके बाद अगर थर्ड में देखें तो यहाँ पे हम लोग का आ जाता है बेका।
बेका आई गेस आप लोग सुने होंगे। बेका ये कब साइन हुआ था? तो 2020 में सबसे रिसेंटली ये साइन हुआ था। इसमें क्या बोल इसमें इसके थ्रू ना जो भी हम लोग का जो दोनों कंट्रीज़ है, ये एडवांस जियो स्पैटियल डेटा जो कि हम लोग का या जो सैटेलाइट डेटा है ना वो शेयर करता है फॉर लॉन्ग रेंज नेविगेशन एंड मिसाइल टारगेटिंग। क्लियर? अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट है, फोर्थ नंबर पॉइंट आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, लेमोआ। लेमोआ ये कब साइन हुआ था? 2016 में साइन हुआ था। लेमोआ का फुल फॉर्म अगर देखा है तो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट। क्लियर? अब ये साइन होने के बाद जो दोनों कंट्रीज़ है इंडिया और यूएस, ये क्या करता है ना, कोई भी मिलिटराइज एक्सेस देता है, प्रोवाइड करता है टू ईच अदर्स फैसिलिटीज़ फॉर रिफ्यूलिंग एंड रिप्लेनिशिंग। क्लियर? तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स था बिटवीन यूएस एंड इंडिया। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखें, हाँ, अब जब इंडिया यूएस है तो हम लोग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी कुछ ना कुछ होता होगा। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ठीक है। अब क्या क्या है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज? तो मेरा हैंड राइटिंग पे ना इसको इग्नोर कीजिएगा, आप लोग बस आई गेस समझ में आ रहा होगा आप लोग को, नहीं तो वही जैसा हम बताएं 2x पे आप लोग प्लीज़ वीडियो देखते रहिए, क्योंकि अगर स्लो लग रहा हो तो 2x पे देखिएगा, मज़ा आएगा आप लोग को और जल्दी भी कवर हो जाएगा। ठीक है। तो जॉइंट मिलिट्री अगर एक्सरसाइजेज देखा जाए तो सबसे पहला तो हम लोग का मालाबार या क्वाड नेवीज, ठीक है, मालाबार, इसको क्वाड नेवीज भी बोला जाता है, ठीक है, क्वाड नेवीज। फिर आता है हम लोग का रिम्पैक, रिम्पैक। क्लियर? फिर हम लोग का आता है रेड फ्लैग। अच्छा, और अगर बाईलैटरल एक्सरसाइज अगर देखा जाए, ठीक है, हम लोग बाईलैटरल एक्सरसाइज देखना। बाईलैटरल एक्सरसाइज में हम लोग क्या आ जाएगा? तो युद्ध अभ्यास जो आर्मीज के बीच में होता है, ठीक है, युद्ध अभ्यास। फिर आता है हम लोग का वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। क्लियर? फिर कोप इंडिया, कोप इंडिया। फिर हम लोग का आता है टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर ट्रायम्फ। क्लियर? तो ये सब हम लोग का हो गया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज बिटवीन यूएस एंड इंडिया। क्लियर? तो इसमें और आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस जो भी था हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। क्लियर? अच्छा, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या आ रहा है? तो अब अगर इसमें हम लोग देखें ना, इंडिया भूटान रिलेशंस जो है, इसमें ये न्यूज़ में था क्यों सबसे पहला, तो प्राइम मिनिस्टर है ना वो 2 डे स्टेट विजिट पे गए थे भूटान का, ठीक है। और वहाँ के जो इनविटेशन आया था इनको, हमारे पीएम को, हिज मैजेस्टी द किंग ऑफ भूटान के थ्रू ना इनविटेशन आया था, तो प्राइम मिनिस्टर हम लोग के वहाँ गए थे 2 डे स्टेट विजिट पे। और इस विजिट में जो है हम लोग का ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल भी था थिम्पू में, इसलिए ये कोइंसाइड मैंने उसी हिसाब से बुलाया गया था इनको। जिसमें हम लोग का जो एक्सपोजिशन ऑफ दी पिपरावा रेलिक्स ऑफ दी लॉर्ड बुद्धा जो था ना, उसके लिए यहाँ पे हम लोग का ये फीचर हुआ था, ये फेस्टिवल कौन सा, ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल। क्लियर? अच्छा, और अगर इस विजिट में देखा जाए तो हम लोग का जो पुनात संगचू टू करके एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, उसका इनाग्रेशन भी किया गया है। क्लियर? और इसमें इंडिया जो है वो गैसलुंग नेशनल सर्विस प्रोग्राम जो है, ये जो हम लोग का एक नेशनल सर्विस फॉर यूथ इन भूटान है, मैंडेटरी है ये, उसको भी यहाँ पे इंडिया सपोर्ट कर रहा है विथ 200 करोड़ ग्रांट एंड 1500 करोड़ कंसेशनरी लोन से। क्लियर? और फिर बहुत सारे मैंने बहुत सारे नहीं, एक एमओयू भी साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवे लिंक्स इन पासिंग दी कोकराझार और गेलेफू, ठीक है, यहाँ। एंड हम लोग का ये बनारहट से समसे करके एक जगह है, रेल लिंक जो है वहाँ पे भी ये एमओयू साइन हुआ है। फिर इंडिया जो है वो हम लोग का जो लैंड है वाराणसी में कुछ लैंड है वो अलॉट करेगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ भूटानिस टेम्पल या मोनेस्ट्रीज के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ मेजर की हाईलाइट्स था हम लोग का जो हम लोग इस जो विजिट था हम लोग हमारे पीएम का भूटान में, इसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखा जाए कि किस मैंने कितना पुराना ये इंडिया भूटान का रिलेशन जो है ना, अगर इसका हिस्ट्री देखा जाए
तो ये सबसे पहला हम लोग का जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1949 में जो साइन हुआ था ना, वहाँ से डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है बिटवीन द इंडिया एंड भूटान। ठीक है, कहाँ से? तो यहाँ पे हम लोग का आप ये लिख लीजिए, एक मिनट। हाँ, तो वो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, क्लियर, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, क्लियर, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ठीक है, ये कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश किया था डिप्लोमेटिक रिलेशंस। फिर हम लोग का कुछ सिक्योरिटी क्लॉजेस भी था हम लोग का, जो कि आर्टिकल 2 में मेंशन्ड है। जब भूटान जो है ना, वो उसको इंडिया गाइड कर रहा था इन एक्सटर्नल अफेयर्स, और इंडिया जो है आर्म्स, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री ट्रेनिंग जो भूटानी सिक्योरिटी पर्सनल्स है ना उनको प्रोवाइड कर रहा था यहाँ पे इंडिया। ठीक है, उसके बाद फिर 1949 में जो ट्रीटी था उसका रिवीजन हुआ था हम लोग का 2007 में। ठीक है, तो 1949 ट्रीटी रिवीजन कब हुआ था? ये हम लोग का 2007 में। क्लियर। अब इसमें क्या हुआ था, जो क्लॉज है जिसके लिए जो भूटान जो है इंडिया का गाइडेंस ले रहा था इन एक्सटर्नल अफेयर्स, और जिसके कारण एक ग्रेटर इक्वलिटी देखने को मिले, उसको रिमूव कर दिया गया था। और जो आर्टिकल 2 जो यहाँ पे हम बताए थे, ठीक है, उसको रिवाइज करके ना वहाँ पे बोथ नेशंस को ये बोला गया था कि आप दोनों एक साथ कोऑपरेट करेंगे क्लोजली, और जो टेरिटरी का जो यूज़ है वो यहाँ पे बंद होगा फॉर एक्टिविटीज़ हार्मफुल टू ईच अदर्स सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये जो ट्रीटी यहाँ पे रिवीजन हुआ था 2007 में, उसमें ये कंक्लूजन आया था। अच्छा, अब अगर सिग्निफिकेंस देखा जाए कि इंडिया भूटान बायलैटरल रिलेशन है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है इंडिया को और भूटान को, तो अगर इंडिया का यहाँ पे फ़ायदा देखा जाए ना, इंडिया का अगर यहाँ पे हम लोग का सिग्निफिकेंस देखा जाए, तो सबसे पहला तो इकोनॉमिक एक्सेस यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। भूटान जो है अभी भी इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है, एंड एक मेजर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सेस आप ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, दैट इकोनॉमिक एक्सेस, क्लियर। फिर सेकेंड नंबर पॉइंट में आप ये बोल सकते हैं जो एनर्जी सिक्योरिटी है, वन सेकेंड, एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। व्हाट इज़ दिस एनर्जी सिक्योरिटी? तो यहाँ पे हम लोग का भूटान जो है एक डिपेंडेबल हाइड्रो पावर पार्टनर है विद इंडिया, जिसके कारण हम लोग का 5 मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम जो है वो इवॉल्व हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर बोला जाए तो चुखा में, कुरीचू में, ताला, फिर हम लोग का जो पुनात से पुनात संगचू टू जो है, जो भी रिसेंटली जो पीएम गए थे तो इनाग्रेट किए थे, ये टोटल मिला के ना 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है। और ये ऑलमोस्ट आपका 2986, ठीक है, एम मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है, और अगर एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए तो आप ये बोल सकते हो, जो भीम यूपीआई और रुपे कार्ड है उसका इंटरनेशनलाइजेशन भी हुआ है। तो भूटान जो है ये हम लोग का फर्स्ट कंट्री था जो कि यूपीआई स्टैंडर्ड्स जो है फॉर इट्स क्यूआर डिप्लॉयमेंट इसको एक्सेप्ट किया था। जो यूपीआई पेमेंट जो है ना हम लोग का सबसे पहला भूटान में, मैंने इंटरनेशनली भूटान में जो है वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था। अब तो और जो रुपे कार्ड है वो भी अभी फुल्ली इंटर ऑपरेबल है इन भूटान। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, भीम यूपीआई एंड रुपे, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का फोर्थ नंबर में, तो स्ट्रैटेजिक बफर, स्ट्रैटेजिक, अब ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, स्ट्रैटेजिक बफर एंड सिक्योरिटी। ठीक है, माउस का भी एक बैटरी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, जो भूटान का जियोग्राफिकल लोकेशन अगर देखा जाए तो वो एज अ बफर जोन वो है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, भूटान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है डोकलाम जो है वो बहुत ही वाइटल है टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अगर डोकलाम में अगर कुछ भी इशू होता है ना, तो फिर चाइना वहाँ पे आसानी से इंटरवेन करके ना हम लोग का सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसका सिक्योरिटी को थ्रेट वहाँ पहुँचा सकता है। ठीक है, ये तो इंडिया का सिग्निफिकेंस हो गया। अब अगर भूटान का देखा जाए, ठीक है, भूटान, तो भूटान का यहाँ पे क्या क्या सिग्निफिकेंस आ जाता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो लैंड लॉक्ड नेचर है ना उसको टैकल करता है यूजिंग थ्रू इंडिया। तो लैंड लॉक्ड नेचर को टैकल करता है, टैकल्स। अब कैसे?
तो यहाँ पे जो 2016 ट्रेड जो हुआ था ना, ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट हुआ था, इसमें एक फ्री ट्रेड रिजाइम साइन किया गया था और भूटान को ड्यूटी फ्री ट्रांजिट गुड्स को जो है ड्यूटी फ्री जो है फ्रॉम थर्ड कंट्रीज जो है थ्रू इंडिया लाने का यहाँ पे परमिशन दिया गया था। क्लियर। अच्छा, फिर अगर बोला है तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो भी यहाँ पे आ जाता है। सेकेंड नंबर पॉइंट में वी कैन मेंशन दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, व्हाट इज़ दिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? तो यहाँ पे ना हम लोग का अगर देखा है तो इंडिया जो है हम लोग का आरबीआई फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्रूशियल है बहुत ही है, जिसमें हम लोग का 1500 करोड़ का करेंसी स्वैप फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाता है थ्रू आरबीआई भूटान में। क्लियर। और मल्टीपल स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो इससे भूटान को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड होता है। फिर अगर बोला है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है भूटान में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? तो इंडिया और भूटान का जो प्रिंसिपल डेवलपमेंट पार्टनर है ना, ठीक है, इंडिया जो है भूटान का प्रिंसिपल डेवलपमेंट पार्टनर है, जिसमें हम लोग का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी यहाँ पे असिस्ट करता है इंडिया, सिंस इट्स 5 ईयर प्लान जो हम लोग का 1961 में आया था। क्लियर। और जो 12th 5 ईयर प्लान था हम लोग का, उसमें इंडिया ऑलमोस्ट 73% ऑफ दी भूटान टोटल एक्सटर्नल ग्रांट्स कंपोनेंट है ना, वो उसमें भी कंट्रीब्यूट किया था इंडिया। क्लियर। अच्छा, फिर और अगर आप देखें यहाँ पे तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भी होता है, रेवेन्यू जनरेशन। अब रेवेन्यू जनरेशन यहाँ कैसे हो रहा है? तो जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट्स है जो कि इंडिया जनरेट करता है अबाउट 40% ऑफ भूटान रेवेन्यू और 25% ऑफ इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। क्लियर। ये इंडिया से जनरेट होता है भूटान में। फिर अगर बोला जाए तो डिफेंस में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिलता है, डिफेंस। ठीक है, कोऑपरेशन, ये लिख सकते हो डिफेंस कोऑपरेशन। अच्छा, डिफेंस कोऑपरेशन में क्या है तो इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम जो IMT रैट जो है ना, या इम्ट्रैट बोला जाता है, जिसमें भूटानी सिक्योरिटी पर्सनल्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आप एडुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, एडुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अब इसमें क्या होता है एडुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में? तो 1 सेकेंड, एडुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो इसमें ना हम लोग का जो इंडिया है सेवरल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, इंक्लूडिंग ओवर 15 स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट्स, जो कि अम्बेसडर स्कॉलरशिप उनको दिया जाता है, नेहरू वांगचुक स्कॉलरशिप दिया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 325 एनुअल ITEC जो ट्रेनिंग स्लॉट्स है ना वो प्रोफेशनल्स को यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग का इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था, सिग्निफिकेंस बोलिए या जो प्रॉफिट बोलिए आपका बिटवीन द इंडिया भूटान बायलैटरल रिलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, बस इसमें और ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो हम लोग डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग का क्या आ जा रहा है? तो UN80 इनिशिएटिव एक्शन प्लान। नाउ व्हाट इज़ दिस UN80 इनिशिएटिव एक्शन प्लान? तो ये हम लोग का यूनाइटेड नेशन जो है ना रिसेंटली UN80 इनिशिएटिव एक्शन प्लान प्रपोज किया या प्रेजेंट किया है, जिसको इसमें क्या एक्चुअल में ना एक रोड मैप दिया गया जो कि कोऑर्डिनेट करेगा जो सिस्टम वाइड रिफॉर्म्स है ना उसको कैरी आउट करने में। क्लियर। अब UN80 इनिशिएटिव एक्चुअल में है क्या? तो यहाँ पे एक एम्बिशियस सिस्टम वाइड रिफॉर्म एफर्ट है जो कि मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था टू सेलिब्रेट 80th एनिवर्सरी ऑफ UN। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट इट वाज लॉन्च्ड इन मार्च 2025 एज UN सेलिब्रेटेड। ठीक है, क्यों लॉन्च किया था? एज UN सेलिब्रेटेड इट्स 80th एनिवर्सरी, इट्स 80th एनिवर्सरी, एनिवर्सरी। ठीक है। अच्छा, अब इसका ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए UN80 का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वही एज जनरल क्या है ना, UN जो है मोर एजाइल होगा, इंटीग्रेट करेगा और एफिशिएंट रहेगा, इम्पैक्टफुल स्पेशली अमिड श्रिंकिंग रिसोर्सेज। ठीक है। अच्छा, इसका जो है 3 मेन वर्क स्ट्रीम्स है। सबसे पहला तो ये एफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करेगा और इम्प्रूव करेगा उसको। क्लियर। फिर जो हम लोग का मैंडेट्स है उसको रिव्यू करके इम्प्लीमेंटेशन में लाएगा। फिर जो भी हम लोग का स्ट्रक्चरल चेंजेस है उसको एग्जामिन करेगा, ठीक है, मैंने कितना स्ट्रक्चरल चेंजेस हम लोग कर सकते हैं,
प्रोग्राम रीअलाइनमेंट्स यहाँ पे ये कैरी आउट करेगा इन यूएन सिस्टम। क्लियर। अच्छा, अगर इसमें टाइमलाइन बोला है तो टाइमलाइन इसको नवंबर 2025 टू दिसंबर 2026 का टाइमलाइन दिया गया, ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइमलाइन दिया गया यहाँ पे। और की रिफॉर्म एरियाज़ यहाँ पे क्या क्या हो जाए तो ये डेवलपमेंट सिस्टम पे काम करेगा। फिर हम लोग का जो पीस एंड सिक्योरिटी है, जो कि न्यू मॉडल्स फॉर पीस ऑपरेशंस, जो कि टास्क को डेलीगेट करता है मोर एफिशिएंटली, उसमें ये हेल्पफुल रहेगा। देन ये जो ऑपरेशनल इनेबलर्स है, क्लियर, जैसे कि कॉमन डेटा हो गया, शेयर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हो गया, यूनिफाइड सप्लाई चेन्स हो गया, एंड सिंप्लीफाइड ट्रेनिंग सिस्टम जो है वो सब भी यहाँ पे ये इनेबल करेगा। क्लियर। अच्छा, अब ये सब तो हो गया। अब यहाँ पे एक्चुअल में नीड क्या था, इतना तो हम लोग यहाँ पे समझ लिए। बट ये जो यूएन का रिफॉर्म है ना, नीड फॉर, इसको आप यहाँ ऐसे मेंशन कीजिए, नीड फॉर यूएन रिफॉर्म्स। अब ऐसा क्या यहाँ पे नीड पड़ गया यूएन को कि ये सब रिफॉर्म्स लेके आया? तो सबसे पहला तो यूएन का जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है, इसके लिए यहाँ पे रिफॉर्म लाना पड़ा। जो क्रेडिबिलिटी एंड ग्लोबल ट्रस्ट है उसका यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्लिक्ट या डेडलॉक्स यहाँ पे है। सिलेक्टिव enforcement of human rights and perceived unequal treatment of nations have eroded trust in UN's authority। क्लियर। तो हम लोग का जो गवर्नेंस चैलेंज है, जो न्यू ग्लोबल चैलेंजेस आ रहा है, जैसे कि यूएन में जो है ना, स्पेशलाइज्ड बॉडी का बहुत ज़्यादा कमी है, और जो एडिक्वेट रिसोर्सेज है ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके इफेक्टिवली टू न्यू इश्यूज लाइक साइबर सिक्योरिटी हो गया, एआई एथिक्स हो गया, ये सब के लिए जो भी हम लोग का जो एडिक्वेट रिसोर्सेज है ना, वो लैक करता है हम लोग का यूएन में। क्लियर। फिर अगर इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस देखा जाए तो जो हम लोग का यूएन का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, विच मीन्स पुअर डिजिटल ट्रैकिंग एंड मैनुअल प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलता है। और स्लो डाउन जो मैनेजमेंट जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस आउटडेटेड सिस्टम्स। क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का। अब जब हम लोग इतना देख ही रहे हैं तो यूएन के बारे में भी एक बार देख लेते हैं, अबाउट यूएन रिवीजन कर लेते हैं। यूएन का फॉर्मेशन अगर बोला है तो 1945 में फॉर्म हुआ था बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो कि सैन फ्रांसिस्को में साइन हुआ था। कहाँ साइन हुआ था? सैन फ्रांसिस्को। क्लियर। अच्छा, इसका मेंबरशिप किसके पास है, कितने कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं? तो 193 कंट्रीज़ जो है वो यूएन के मेंबर्स हैं, 193 कंट्रीज़। और इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है। और इसमें जो स्टेट है वो एडमिट करता है, अगर कोई भी मेंबरशिप अगर किसी स्टेट को लेना है, स्टेट यहाँ पे किसको रेफ़र किया जा रहा है, कोई भी कंट्री को स्टेट में रेफ़र किया जाता है। क्लियर। तो अगर कोई भी डिसीजंस लिया जा रहा है जनरल असेंबली में तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल्स का रिकमेंडेशंस पे ही वहाँ पे जनरल असेंबली में डिसीजंस लिया जाएगा। क्लियर। फिर चार्टर प्रिंसिपल अगर बोला जाए, मेन चार्टर प्रिंसिपल क्या है यूएन का, तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। फिर सोवरेन इक्वलिटी भी मैनेज करता है ये ऑल ओवर ग्लोबली अगर बोला है तो सोवरेन इक्वलिटी को भी मैनेज करता है ये। ह्यूमन राइट्स और कोऑपरेशंस को भी यहाँ पे ये देखता है। ठीक है। अच्छा, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन्स। यूएन के ऑर्गन्स कितने हैं? तो टोटल यहाँ पे हम लोग का 6 बॉडीज़ रहता है। सबसे पहला हम लोग का बॉडी का नाम क्या है? यूएनजीए। यूएनजीए, व्हाट इज़ दिस यूएनजीए? ये जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसमें ऑल यूएन मेंबर्स जो है ना इसके मेंबर्स रहते हैं। और इक्वल वोट इसमें रहता है, हर एक मेंबर्स का इक्वल वोट रहता है। और जो नॉन परमानेंट यूएनएससी मेंबर्स है ना उसको ये इलेक्ट करता है। ठीक है। सेकेंड नंबर बॉडी इसका क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको यूएनएससी बोला जाता है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो 15 मेंबर्स रहते हैं। क्लियर, 15 मेंबर्स हो गए, जिसमें परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? P5 मेंबर्स, और इनके पास वेटो का पावर रहता है। ठीक है। प्लस 10 इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, 10 इलेक्टेड मेंबर्स। क्लियर। और इनका काम क्या रहता है? तो पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। देन हम लोग का थर्ड ऑर्गन क्या आ जाता है इसमें? तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको इकोसॉक बोला जाता है। इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। क्लियर। इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो 54 मेंबर्स हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो इसको प्लीज़ नोट डाउन करते रहिएगा। और ये जितना भी इकोनॉमिक सोशल इन्वायरमेंटल वर्क है ना उसको कोऑर्डिनेट करता है। क्लियर, नाम से पता चल रहा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अच्छा, फिर फोर्थ नंबर अगर देखा जाए तो फोर्थ नंबर में हम लोग क्या आ जाता है? आईसीजे। आईसीजे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि एक जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का। और जितना भी डिस्प्यूट्स होता है बिटवीन स्टेट्स, ठीक है, पीस मैंने पीस से रिलेटेड कोई भी अगर इशू होता है ना तो आईसीजे का मैटर रहता है वो, और उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही उसको डिस्प्यूट को सेटल करता है। ठीक है। एंड फिफ्थ नंबर में ट्रस्टीशिप काउंसिल आ जाता है।
ट्रस्टीशिप काउंसिल, व्हाट इज दिस ट्रस्टीशिप काउंसिल? ये भी एक ऑर्गन है, जो 6 ऑर्गन था ना उसमें से एक ऑर्गन ट्रस्टीशिप काउंसिल भी है। ये 1994 से इनएक्टिव है, ठीक है, इनएक्टिव सिंस 1994, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये अगर यूपीएससी में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और उसमें अगर ऐसे आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन सेट हो सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द यूएन इज इनएक्टिव, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये इनएक्टिव है, ठीक है। और 6 नंबर में क्या रहता है हम लोग का, तो सेक्रेटेरिएट, क्या आ जाता है, सेक्रेटेरिएट, ठीक है, जो कि यूएन सेक्रेटरी जनरल है वो इसको हेड करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव और कोऑर्डिनेशन फंक्शन जो है उसको कोऑर्डिनेट कराता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इन जनरल टोटल 5 ही ऑर्गन्स है जो अभी एक्टिव है, और सिक्स जो हम लोग जो फिफ्थ ये जो था ना ये इनएक्टिव है सिंस 1994, क्लियर। अच्छा, अब आ जाइए, हाँ, यूएन में हम लोग का कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी हैं, उसके बारे में देख लेते हैं, और उसका जो हेड क्वार्टर्स है वो भी यहाँ पे, ताकि आप लोग को रिवीजन करने में हेल्पफुल रहेगा। तो इसका आप लोग जो है ना एज अ टेबुलर फॉर्म में इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज क्या क्या आता है, तो सबसे पहले तो हम लोग का आ जाता है एफएओ। एफएओ का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो रोम में है, याद रहेगा। एफएओ का हेड क्वार्टर कहाँ है, रोम में है। अच्छा, इसमें टोटल हम लोग 15 एजेंसीज है, ठीक है, तो 15 देखेंगे। सेकेंड हम लोग का एफएओ के बाद आ जाता है आईसीएओ। आईसीएओ, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल में है, मॉन्ट्रियल, ठीक है। अच्छा, थर्ड हम लोग का है आईएफएडी, ठीक है। आईएफएडी का कहाँ पे है, ये भी रोम में है, ठीक है। फिर फोर्थ में हम लोग का आ जाता है आईएलओ। आईएलओ का कहाँ है, तो जिनेवा। अब इसका फुल फॉर्म आप लोग मत पूछिएगा, आईएलओ ये सब ऐसे ही देख लीजिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सब ऐसे करके। अच्छा, फिफ्थ नंबर में हम लोग क्या हो जाएगा, आईएमएफ। इसका हेड क्वार्टर का आईएमएफ का तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। फिर सिक्स में हम लोग क्या है, आईएमओ। आईएमओ का कहाँ है हेड क्वार्टर, तो लंदन, ठीक है। फिर सेवेंथ में क्या है, आईटीयू। आईटीयू का कहाँ है, जिनेवा, ठीक है। फिर आ जाता है एट में है यूनेस्को। यूनेस्को, यूनेस्को का पता ही होगा सभी को, कहाँ है, पेरिस में, ठीक है। फिर नाइन्थ में आ जाइए। नाइन्थ में यूनेस्को के बाद आता है यूनिडो। यूनिडो, ठीक है। यूनिडो का कहाँ है, वियना, ठीक है। फिर आता है हम लोग का क्या, यूएन टूरिज्म। यूएन टूरिज्म, इसका कहाँ है, यूएन टूरिज्म का मद्रिद, क्लियर। फिर 10 हो गया। फिर 11, और 11 था हम लोग का क्या, बोलना है नाम, यूपीयू। यूपीयू, इसका कहाँ है, तो बर्न, ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है। फिर डब्ल्यू एच ओ कहाँ है हेड क्वार्टर, जिनेवा में है, ठीक है। फिर 13 में आ जाइए आपका, क्या नाम है, विपो। विपो, विपो का कहाँ है, इसका भी जिनेवा में है, ठीक है। आ जाइए 14th। 14th का क्या है, डब्ल्यू एम ओ। डब्ल्यू एम ओ कहाँ है, जिनेवा में ही है, ठीक है। आ जाइए 15 में हम लोग का आता है क्या, हमारा प्यारा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, और किसका था, आईएमएफ का भी यहाँ पे वाशिंगटन डीसी, ठीक है। अच्छा, तो हो गया, ये जितना भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज था टोटल 15 है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया विद देयर हेड क्वार्टर्स, ठीक है। तो हो गया इसमें, और ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी था हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, या नेक्स्ट टॉपिक बोल लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या आ जाता है, ईस्ट एशिया समिट या EAS, ठीक है। तो ये EAS एक्चुअल में है क्या, ईस्ट एशिया समिट, तो एक ये लीडर्स लेड फोरम है फॉर डायलॉग एंड कोऑपरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज टू प्रमोट पीस, स्टेबिलिटी
एंड प्रॉस्पेरिटी इन ईस्ट एशिया। क्लियर। और ये एक्चुअल में स्टार्ट या फाउंड जेनेसिस अगर बोला जाए ना तो कब स्टार्ट हुआ था ये, तो 2005 में ये स्टार्ट हुआ था। क्लियर। विद द फर्स्ट समिट हेल्ड इन कुआलालंपुर, और पहला समिट कहाँ हुआ था, फर्स्ट समिट कहाँ हुआ था हम लोग का, तो कुआलालंपुर। कुआलालंपुर है कहाँ, ये मलेशिया में है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगर इसका नेचर देखा जाए, इसका नेचर कैसा है, तो एक एनुअल मीटिंग होता है जो कि स्टेट और गवर्नमेंट जो है ना वो हेड करते हैं यहाँ पे, ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़। और मेंबर्स अगर देखा जाए, मेंबर्स मेंबर्स कौन है इसके, तो आसियान मेंबर स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया, ये सब जो है इसके मेंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। और इसमें आपका क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बस इसमें और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, याद रखिए 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था इसका जेनेसिस। फर्स्ट समिट कहाँ हुआ था, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। और मेंबर्स इसके कौन है, इसके मेंबर्स, तो आसियान मेंबर स्टेट्स जो है ना वो, तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं आसियान मेंबर स्टेट्स, ऑस्ट्रिया, सॉरी ऑस्ट्रिया बोला, ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना, फिर इंडिया, क्लियर, जापान, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड हो गया, फिर कोरिया, जिसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया बुलाता है। ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अच्छा, उसके बाद और क्या था, यूएस एंड रशिया, यूएस एंड रशिया। क्लियर, ये इसके मेंबर्स हैं। तो हो गया इसमें, और ऐसा ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ ठीक है, इसमें अब देखिए ऊपर में पता नहीं क्या हो रहा था ना, यहाँ पे दो दो पेज ही एक्स्ट्रा आ जा रहा है। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आ जाता है एपिक। एपिक का फुल फॉर्म अगर बुलाए तो क्या होता है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्लियर, एपिक का फुल फॉर्म हो गया। अब 2025 में जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन या एपिक समिट जो है ना वो रिसेंटली हेल्ड हुआ था। देखा गया था इसको, कहाँ हो रहा था, तो साउथ कोरियन सिटी ऑफ ग्योंजियो। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो साउथ कोरिया, साउथ कोरिया में कहाँ पे, कौन सा सिटी ऑफ, सिटी ऑफ GYE, ग्योंजियो। ठीक है, तो स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, ग्योंजियो। ठीक है। अच्छा, और ये एपिक, अब ये एपिक के बारे में देख लेते हैं। एपिक एक्चुअल में है क्या, तो इसका जेनेसिस कब फाउंड हुआ था, ये 1989 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसके अभी कितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स मेंबर्स कितने मेंबर्स हैं, तो टोटल अभी 21 इकोनॉमीज के 21 मेंबर्स हैं। कौन कौन आ जाता है इसमें, पूरा तो बताना ज़रूरी नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, यूएस, ये सब जो है इसका मेंबर है। ठीक है, इसमें आप यहाँ ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं दैट इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एपिक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन या ऑप्शन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एपिक, ध्यान रहेगा ये बात। अच्छा, इसका मेन एम अगर बोला जाए, एपिक का मेन एम क्या है, तो एपिक का मेन ऑब्जेक्टिव है ना टू बिल्ड अ डायनामिक एंड हारमोनियस एशिया पैसिफिक कम्युनिटी। कैसे, तो भाई जो फ्री एंड ओपन ट्रेड है ना उसको यहाँ पे बूस्टअप किया जाएगा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट है, प्रोमोटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन, ये सब के थ्रू जो है इसको जो एशिया पैसिफिक कम्युनिटी है उसको यहाँ पे बूस्ट बूस्ट किया जाएगा यूजिंग एपिक। ठीक है, हो गया, बस इसमें इतना ही है। हम लोग का कब फॉर्मेशन हुआ है, इसके मेंबर्स 21 मेंबर्स है, और इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एपिक। और ये अभी वाला जो हम लोग का ये समिट था ये कहाँ हुआ था, तो साउथ कोरिया का एक सिटी है गोंजियो करके, वहाँ हुआ था। क्लियर। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, या टॉपिक बोल लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या आता है यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ACT। ठीक है, अब ये ACT का अगर बोला जाए ना तो ये न्यूज़ में था क्यों, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो है ना एक न्यू ट्राईलैटरल फ्रेमवर्क ACT नाम से जो है उसको लॉन्च किया यहाँ पे, या अनाउंस किया गया यहाँ पे, यूजिंग दीज 3 कंट्रीज़। कौन कौन, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। ठीक है। अच्छा,
अब इसका जो G20 समिट था जोहान्सबर्ग में हुआ था, उसके साइडलाइन में इसको भी एसिटी को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। अब एसिटी पार्टनरशिप एक्चुअल में इसका पर्पस क्या रहेगा ना, तो ये क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड इनोवेशन डोमेन्स है ना, उसको इन्हांस करेगा। ठीक है, की फोकस एरिया यहाँ पे क्या रहेगा, जो एआई का डेवलपमेंट और जो मास एडॉप्शन है ना, उसको यहाँ पे ये, ठीक है, एआई से रिलेटेड जो है इसको एआई को बूस्ट करेगा बस। और इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या वाइको। ठीक है, वाइको अब ये इसका मेन एम क्या है, तो वाइको का मेन एम हो जाता है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर वर्ल्ड कोऑपरेशन है उसको शेप करेगा यहाँ पे। और जो प्रिंसिपल्स फ्रॉम चाइनाज 2023 ग्लोबल एआई गवर्नेंस इनिशिएटिव है ना, उसको भी इनकॉर्पोरेट करेगा उसके प्रिंसिपल्स को। ठीक है, एम्फसाइजिंग ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन, डेटा सोवरेंटी एंड एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी। क्लियर। और ये 2025 का जो हम लोग का वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस हुआ था संघाई में, वहाँ पे अनाउंस किया गया था। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट अनाउंस्ड, ठीक है, अनाउंस्ड ड्यूरिंग 2025 वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कहाँ हुआ था ये, शंघाई में, इन शंघाई। क्लियर। अच्छा, इसका की पर्पस क्या है, तो की पर्पस अगर बोला जाए तो जो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है ऑफ एआई गवर्नेंस उसको री इमेजिन करेगा, मतलब दोबारा से उसका रिस्ट्रक्चर कराया जाएगा, जिसमें चाइना को एज एन ऑल्टरनेटिव रखा जाएगा टू यूएसए। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा यहाँ पे, मतलब जो चाइना का जो क्या बोला था सॉफ्ट पावर है ना, उसको यहाँ पे एग्जर्ट किया जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का। और इसमें क्या बता दें, हाँ, और ये एक्चुअल में जो वाइको है ना, ये जो हम लोग का अभी एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो हुआ था ना, उसमें साउथ कोरिया में यहाँ पे चाइना को पुश किया गया था फॉर ग्लोबल बॉडी, जिसमें वाइको जो है उसको एक टास्क दिया गया है, जिसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नॉर्म्स को है गवर्न करेगा। ठीक है, हो गया, इसमें और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाता है हम लोग क्या, नेक्स्ट टॉपिक देखें क्या है अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको जस्ट ओवरव्यू देख लेते हैं इसका है क्या एक्चुअल में। तो रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट जो है ना, वो कंफर्म किए दैट कजाकिस्तान जो है वो अब्राहम अकॉर्ड का पार्ट रहेगा। ठीक है, कौन रहेगा, तो इसमें कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, ये पार्ट रहेगा ऑफ अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है, अभी अब्राहम अकॉर्ड है क्या, तो ये जो मिडिल ईस्ट में टेंशन्स चल रहा है उसको डिफ्यूज़ कराया जाएगा बाई नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस बिटवीन इसराइल एंड सेवरल सो कॉल्ड मॉडरेट अरब स्टेट्स, जिसमें हम लोग का फॉर्मल डिप्लोमेटिक जो है वो इंश्योर कराया जाएगा। यहाँ पे ट्रेड एंड सिक्योरिटी टाइज जो है उसको भी यहाँ पे देखा जाएगा यहाँ पे, और दीज स्टेट्स जो है विथ इसराइल। क्लियर। अच्छा, और ये किसके जो अब्राहम अकॉर्ड है ना, किसके नाम पे, तो नाम से पता चल रहा है जो बिब्लिकल अब्राहम था उसके नाम पे इसका नाम दिया गया है, कंसिडर्ड बाय बोथ ज्यूज़ एंड अरब्स। क्लियर। एज क्योंकि जो अब्राहम है ना, बोला था कि ज्यूज़ और अरब्स का जो है कॉमन एंसेस्टर्स था, और एक सिंबल ऑफ ब्रदरहुड भी है। ठीक है, ये हो गया। अब्राहम अकॉर्ड एक्चुअल में जो है ये स्टार्ट कब हुआ था, इसका जेनेसिस कब हुआ था, तो इनिशियली जो है इसको 2020 में साइन किया गया था अब्राहम अकॉर्ड को। ठीक है, इसके इसके बीच में, तो बिटवीन इसराइल, ठीक है, विद द यूएई, विथ द यूएई, क्लियर, बहरेन बहरेन एंड मोरक्को। ठीक है, अच्छा, इसमें और इम्पोर्टेंट बस यही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूएस प्रेसिडेंट जो है कंफर्म किया है जो कजाकिस्तान है अब्राहम अकॉर्ड का पार्ट रहेगा। बस, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाइए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आ जाता है वाटर कन्वेंशन। ठीक है, वाटर कन्वेंशन अभी न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली क्या हुआ ना, बांग्लादेश जो फर्स्ट कंट्री बना इन साउथ एशिया टू जॉइन द यूएन कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन एंड यूज़ ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज। ठीक है, जो कि वाटर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है इसको। तो बांग्लादेश जो है फर्स्ट एशियन कंट्री बना है, साउथ एशिया
का कंट्री बना है। तो आप यहाँ ऐसे लिखिए दैट बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया, ठीक है, इन साउथ एशिया टू जॉइन दिस कन्वेंशन। क्लियर। अब ये वाटर कन्वेंशन है क्या? वाटर कन्वेंशन, तो इसको सबसे पहला तो देख ले कब साइन किया गया था, कब अडॉप्ट किया था। 1992 में इसको अडॉप्ट किया गया था इन हेलसिंकी। कहाँ? तो हेलसिंकी। क्लियर। और ये फोर्स में कब आया था? 1996 में आया था। क्लियर। एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1996। क्लियर। अच्छा, ये लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज। क्लियर। क्या है ये? तो लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है। उसके बाद इसमें जो है ना हम लोग का जो पार्टीज़ है, जो भी इसके मेंबर्स रहते हैं ना, उनको कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना और रिड्यूस करना है द ट्रांस बाउंड्री इम्पैक्ट। क्लियर। तो ये हम लोग का वाटर कन्वेंशन के बारे में हो गया। क्लियर। और इसमें अगर बोला है तो वही रीजनेबल और इक्विटेबल हम लोग का जो वाटर या शेयर्ड वाटर्स है ना, उसको रीजनेबली या इक्विटेबली यूज़ करना है यहाँ पे। फिर कोई भी हम लोग का अगर एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, उसको जॉइंट बॉडी एग्रीमेंट होना पड़ेगा और कोऑपरेशन उसमें हर एक स्टेट्स का यहाँ पे चाहिए। क्लियर। तो हो गया इसमें। अब आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग का? एनेगाडा पैसेज। एनेगाडा पैसेज है क्या? तो फाइटर जेट्स, ये न्यूज़ में क्यों था ये रिसेंटली? तो जो फाइटर जेट्स है, ठीक है, उसको जो गाइडेड मिसाइल्स रहता है, डिस्ट्रॉयर्स, वो ट्रांजिट मैंने एनेगाडा पैसेज है उसके थ्रू यहाँ पे ट्रांजिट कराया गया एज अ पार्ट ऑफ यूएस ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, ये अगेंस्ट नार्को टेररिज्म इन द कैरिबियन। और ये जो एनेगाडा पैसेज है, इसका लोकेशन अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ का जो चैनल है उसके थ्रू यहाँ से ये पास करता है, कनेक्टिंग द अटलांटिक ओशन विद द कैरिबियन सी। इसका अगर लोकेशन बोला जाए, लोकेशन, ठीक है, इसका लोकेशन क्या है हम लोग का? तो वेस्ट इंडीज़ चैनल इन द वेस्ट इंडीज़ connecting the Atlantic Ocean with the Caribbean Sea, with the Caribbean Sea, ठीक है। अच्छा, और इसको ये जो है ना, ये सेपरेट भी करता है, इट सेपरेट्स, इंपॉर्टेंट है ये, क्या सेपरेट करता है? इट सेपरेट्स द ब्रिटिश का जो वर्जिन आइलैंड है वेस्ट में, सेपरेट्स, ऐसे लिखिए, द ब्रिटिश, ठीक है, वर्जिन आइलैंड, क्लियर, फ्रॉम द लीवर्ड, ठीक है, फ्रॉम द लीवर्ड आइलैंड। क्लियर। और इट इज़ वन ऑफ द टू पैसेजेस थ्रू विच दी हम लोग का जो सब सरफेस वाटर है ना कैरिबियन में एंटर होता है। क्लियर। तो ये हम लोग का एनेगाडा पैसेज के बारे में हो गया, और इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसका लोकेशन बस ये याद रखिएगा। ये जो वेस्ट इंडीज़ का है वहाँ से चैनल करता है, जो कि अटलांटिक ओशन को कैरिबियन सी से ज्वाइन करता है, और ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड को लीवर्ड आइलैंड से सेपरेट करता है। ये ब्रिटिश, जो ये वाला ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है ना, ये कहाँ है? ये वेस्ट में है, और जो हम लोग का लीवर्ड आइलैंड है ये कहाँ है? साउथ ईस्ट में। ठीक है, बस हो गया इसमें। और ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉप मैंने वो नहीं है, पॉइंट नहीं है यहाँ पे रिवाइज वो करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये लास्ट हम लोग का स्लाइड था, अब इसके बाद नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का जो भी दिसंबर में इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई भी हम लोग का जो मेन टॉपिक्स है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगर कोई नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।